चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गीता महोत्सव में शामिल होने के साथ ही मुर्मू हरियाणा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। सबसे पहले मंगलवार सुबह राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पहुंची, जहां उन्होंने पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता पर पुष्प अर्पित कर गीता पूजन किया और गीता यज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति डाली। इसके पश्चात राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्य प्रदर्शनी हरियाणा पवेलियन शिल्प उद्यान का भी उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रपति इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के भागीदार राज्य मध्य प्रदेश के पवेलियन का भी अवलोकन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा को 3 परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं। द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी करने पर भारत में इजराइल के राजदूत ने फिल्मकार नदव लापिद को फटकार लगाई है। राजदूत ने एक पत्र के जरिए फिल्मकार से कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने भारत और इजराइल के बीच संबंधों पर भी बात की। गोवा में आयोजित हुए 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी बोर्ड ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर अपने प्रमुख नादव लापिड की गई टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। बोर्ड का कहना है कि यह टिप्पणियां पूरी तरह से नादव की निजी ही राय है। बोर्ड उनके निजी विचारों को सहमति नहीं देता है। इजरायली फिल्म मेकर नादव ने कहा था कि फेस्टिवल में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान जूरी परेशान और स्तब्ध थी। उन्होंने फिल्म को अश्लील और अनुचित बताया था। इसके बाद से उनकी आलोचना न सिर्फ भारत में बल्कि इजराइल सरकार भी कर रही है। गत सीमा सुरक्षा के जवानों ने सतर्कता दिखाकर जिला गुरदासपुर की भारतीय सीमा में पाकिस्तान से आए 2 ड्रोन में से एक विशाल ड्रोन को महिला कांस्टेबलों ने फायरिंग कर मार गिराया है, जबकि एक को फायरिंग कर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के गुरदासपुर सेक्टर के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि गत रात सीमा सुरक्षा बल की दरिया मंसूर तथा बधाई चीमा बीओपी के पास 2 ड्रोन पाकिस्तान से भारतीय सीमा में प्रवेश करने में सफल हो गए। उन्होंने बताया कि दरिया मंसूर के पास जो ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 मीटर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया, उसे महिला कांस्टेबल ने 25 राउंड फायरिंग कर मार गिराया। उन्होंने बताया कि जो ड्रोन मार गिराया है वह आज तक पाकिस्तान से आए ड्रोन के मुकाबले सबसे बड़ा है। डीआईजी प्रभाकर जोशी ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं पर अपनी कथित टिप्पणी के लिए बेहद खेद व्यक्त किया है और माफी मांगी है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं पर की गई उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकार की विभिन्न नीतियों का भी समर्थन किया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है और उन्हें सशक्त करने के लिए कई संगठनों के साथ काम किया है। बाबा रामदेव ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने किसी महिला का अपमान नहीं किया है और न ही ऐसा करने का उनका कोई इरादा था। बता दें कि पिछले हफ्ते ठाणे में महिलाओं के लिए पतंजलि समूह के मुफ्त योग प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने कहा था कि महिलाएं साड़ी में अच्छी लगती हैं, वे सलवार सूट में अच्छी लगती हैं और मेरे विचार में वे कुछ भी ना पहनने पर भी अच्छी दिखती हैं। उनकी इस टिप्पणी से राज्य में एक नया विवाद खड़ा हो गया और इसके अलावा उनके अगले कार्यक्रम के लिए उन्हें धमकाया भी गया। पंजाब में सोशल मीडिया पर गन कल्चर वाली तस्वीरें हटाने की पंजाब पुलिस द्वारा लोगों को दी गई मोहलत आज समाप्त हो गई है। इसलिए पंजाब पुलिस द्वारा आज मंगलवार से तस्वीरें न हटाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर लोगों को कहा था कि वे सोशल मीडिया से अपनी सभी पुरानी तस्वीरों को हटा लें जिनसे गन कल्चर को प्रोत्साहन मिलता है। डीजीपी ने यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत मान की सलाह पर उठाया था। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सभी चीजों को सोशल मीडिया साइट से हटाने के लिए कहा है और इसके लिए पंजाब पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी गई 3 दिनों की मोहलत अब समाप्त हो गई है, इसलिए पंजाब के सभी जिलों में आज से हथियारों वाली तस्वीरों को सोशल मीडिया से न हटाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी गौरव यादव ने दोहराया कि पंजाब में अमन के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान का वीडियो भी अपलोड न करें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मंगलवार सुबह एक बार फिर से हरियाणा समेत कई राज्यों में एक साथ गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में एनआईए की कार्रवाई अभी भी चल रही है। दरअसल एजेंसी कुख्यात गैंगस्टरों के विदेशी गठजोड़ का रिकॉर्ड खंगाल रही है। एनआईए का मकसद
गैंगस्टरों के पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठे आतंकियों के साथ कनेक्शन खंगालने पर है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी एनआईए द्वारा गैंगस्टरों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। आज सुबह कई जगह पर शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई अब तक चल रही है। यमुनानगर में भी गैंगस्टर काला राणा के 2 गुर्गों सिमरनजीत सिंह बाबा और अभिषेक दीमान के घर एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची है। कई घंटे की छापेमारी के बाद एनआईए की टीम सिमरनजीत बाबा को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। बता दें कि बाबा कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। जालंधर शहर के मशहूर ट्रैवल एजेंट रूबल संधू को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने फोन करके 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। गुर्गे ने धमकी भी दी कि अगर उसे पैसे ना मिले तो 2 दिनों के अंदर उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस संबंधी रूबल संधू ने कंट्रोल रूम में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर लेकर जांच शुरू कर दी है। ट्रैवल एजेंट एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रूबल संधू ने बताया कि वह कुछ दिनों में गुजरात में थे। बीती रात ही वह जालंधर लौटे थे कि सोमवार की शाम उनके मोबाइल नंबर पर विदेशी नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने पहले तो उनकी लोकेशनों के बारे में बताया और घर के बारे में भी उसकी जानकारी दी। फिर वह कहने लगा कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बोल रहा है और अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसे 20 लाख रुपए दे। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि जालंधर समेत पंजाब में कई चर्चित लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बनकर धमकी भरे फोन आ चुके हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही लोगों को फिरौती के लिए फोन आने शुरू हुए थे। श्रद्धा वालकर की एक अंगूठी को उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने उसकी हत्या के बाद दूसरी महिला को गिफ्ट कर दिया था। उसे दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस संबंध में श्रद्धा को अंगूठी देने वाले उसके पिता और महिला के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि आफ्ताब महिला के साथ बात करते समय बहुत सामान्य व्यवहार करता था, जिससे उसे यह संदेह करने का कोई मौका नहीं मिला कि इस फ्लैट में कोई हत्या हुई है। पुलिस ने कहा कि जब वह घर से निकल रही थी तो उसे आफ्ताब ने अंगूठी दी। पुलिस को शक है कि महिला को अपने किराए के मकान में लाने से पहले आफ्ताब ने घर की अच्छी तरह सफाई की थी। इसके अलावा पुलिस ने महरूली के जंगल से बालों के कुछ गुच्छे भी बरामद किए हैं। उन्हें श्रद्धा के पिता और भाई के नमूनों के साथ फोरेंसिक मैच के लिए भेजा गया है। आफ्ताब ने कथित तौर पर हत्या के बाद श्रद्धा के बाल काट दिए थे और उसे दिल्ली और गुड़गांव में फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक और हथियार मिला है जिसका इस्तेमाल शरीर को काटने में किया जा सकता है। जांच टीम ने हाल ही में आफ्ताब के फ्लैट की तलाशी के दौरान 5 चाकू भी बरामद किए थे। उन्होंने फोरेंसिक लैब भेज दिया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुड़गांव और दिल्ली के जंगलों की तलाशी में कुछ और आरी भी बरामद की गई है। उन्हें जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी आज सुबह 10 बजे विजिलेंस कार्यालय में पेश हुए। विजिलेंस के अधिकारियों द्वारा सोनी से उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें अपना पक्ष देने के लिए गुरुवार को नोटिस जारी करके 26 नवंबर शनिवार सुबह 10 बजे पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सोनी उपस्थित नहीं हो सके थे। सोनी ने शहर से बाहर होने का हवाला देते हुए आज मंगलवार को पेश होने की बात कही थी। इसके उपरांत विजिलेंस ब्यूरो ने दोबारा नोटिस जारी किया, जिसमें विजिलेंस की जांच में पूर्व उप मुख्यमंत्री को 29 नवंबर आज मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया। विजिलेंस ब्यूरो के एसएसपी वीरेंद्र सिंह संधू ने बताया कि ओपी सोनी को नोटिस भेजा था तो वह अपने कार्यालय में नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके भतीजे ने उन नोटिस को रिसीव किया था। भारत में अब महामारी का बुरा दौर खत्म हो गया है। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 215 नए मामले सामने आए हैं, जो अप्रैल 2020 के बाद सबसे कम संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 215 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,72,068 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,982 रह गई है। उल्लेखनीय है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 7 अगस्त 2020 को 20 लाख हो गई थी, जबकि इस साल 25 फरवरी को संक्रमण के कुल मामले 4 करोड़ के पार हो गए थे। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।